नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सीईटी ने पीजी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है हम लोगों को। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज या कुछ अन्य प्रीवियस ईयर पेपर करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स में। और हाँ, खासकर जेएनयू वालों को ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो जेएनयू है वो केवल डोमेन सब्जेक्ट यानी कि पार्ट बी का ही केवल मार्क्स इंक्लूड करेगा, या अपने मतलब एडमिशन प्रोसेस में केवल डोमेन सब्जेक्ट का ही। पार्ट ए का जो 25 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग मैथ, ये उसमें नहीं होगा, वो केवल डोमेन सब्जेक्ट का ही मेरिट बनेगी उसकी। 75 क्वेश्चन जो पार्ट बी के होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स हल करेंगे, और ये खासकर हिंदी लिटरेचर वालों के लिए है, और पीजी एमए के स्टूडेंट के लिए जो एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ये पहला पेपर है और हम लोग इसे हल करते हैं। इसके जितने क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा, और ऐसे कई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन ये है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। ये जो है ये भाषा को परिभाषित करता है। और दूसरा है, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मुंगेर और ये जो भागलपुर में बोली जाती है मगही है। ऑप्शन नंबर 4। और तीसरा क्वेश्चन है, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदीवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, जो कि आदिकालीन कवि हैं, और इन्होंने दो सुखने या तुगलक बाबरी या करके और पहेलिया मुकरी भी लिखी हैं। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चौथा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग भी पढ़ते हैं इन्होंने ही शुरुआत किया था। और पांचवा क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? आपको बताना चाहेंगे कि ये पेपर कुछ 2018 के पहले का है, तो इसलिए उस समय तक मैथिली भाषा नहीं जुड़ी थी संविधान में। तो मैथिली यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, पर अगर अब आएगा तो यहाँ पर मैथिली सही नहीं होगा, क्योंकि मैथिली भी अब 22 भाषाओं में संविधान में जुड़ गई है 8वीं अनुसूची में। फिर छठा क्वेश्चन है, सही कथन सुनिए। या और वाह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। दूसरा, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। तीसरा है, अवधेश व विप्रह। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे पहला ऑप्शन सी सही है, या और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। और दूसरा कैसे नहीं होगा, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। चाहे जो व्यंजन आप बोलेंगे उसमें बाद में मतलब छोटा स्वर जरूर आता है। और ये 7वां क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितों काव्यम, यह काव्य लक्षण किसका है? तो ये भामा जी ने कहा था शब्दार्थों सहितों काव्यम, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा 3, अधम व्यंजना रस कुटिल उल्टी कहत नवीन, यह कथन किसका है? यह कथन देव का है, जो कि रीतकालीन कवि थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा है। इनका एक ग्रंथ है रस सिद्धांत, रस मीमांसा। रस सिद्धांत तो डॉक्टर नगेंद्र का है। निम्नलिखित में से शैली विज्ञान का उपकरण कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, अलंकार विधान। ये शैली विज्ञान का उपकरण नहीं है, ये तो भारतीय काव्यशास्त्र का है। और द रिपब्लिक के रचयिता कौन है? तो प्लेटो हैं द रिपब्लिक के रचयिता। और फिर 12वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। इनकी कई हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका और कुछ ऐसे और भी हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, क्योंकि ये दैनिक नहीं शायद साप्ताहिक पत्र था।
फिर 14वां क्वेश्चन है कविवचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि इनकी और कौन सी पत्रिकाएं थी। 15वां क्वेश्चन स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 22 में बंदी व्यक्तियों के कुछ अधिकार सम्मिलित हैं। और समाचार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आज का, इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। आज का समाचार आने वाले कल का इतिहास होता है। जैसे जो आज समाचार हुआ वो कल इतिहास हो जाता है, और फिर और जितना पुराना होता जाएगा उतना ही इतिहास होता जाएगा। कुछ मुद्दे होते हैं जो बहुत दिन तक इतिहास बन जाते हैं। निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी कौन था? तो इंसा अल्लाह खां जी, जिनकी कहानी है रानी केतकी की कहानी, तो वे भाखा मुंशी कहे जाते थे। और 18वां क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? तो महादेव गोविंद रानडे, ये तो पहले हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का सम्मेलन का संस्थापक कौन था? तो मदन मोहन मालवीय जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है? तो ये ऑप्शन सेकंड है, इसमें शिक्षा विभाग कार्यरत है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताना कि अपभ्रंश से पूर्व कौन सी भाषाएं थी और उसका कार्यकाल का कितना था। संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन सही है इसमें, और ये आदिकालीन रचना है। थर्ड, आधुनिक देवनागरी लिपि का नवीन रूप प्राचीन रूप है? तो ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी से ही उत्पत्ति हुई है उसकी। 24वां ऑप्शन है कि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल में भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। ये रेवरेंड हैरिस जी थे, जो कि पहला ऑप्शन सही है। टाइफून शब्द किस भाषा का है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और टाइफून ये भूगोल से भी संबंधित है। ये दक्षिण चीन सागर में आने वाले चक्रवात को कहा जाता है टाइफून। और अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो वेली और हरिकेन भी आप लोग जानते होंगे। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग कहावत का अर्थ है? सभी अपनी अपनी व्यथा से पीड़ित हैं, सेकंड ऑप्शन। और ये है 27वां क्वेश्चन है भविष्यत कथा के रचनाकार कौन हैं? तो धनपाल जी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, भविष्यत कथा के रचनाकार हैं। और इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो बिहारी की बोली मारवाड़ी नहीं है, और मारवाड़ी राजस्थानी बोली में है। और बिहारी की बोली में मगही, मैथिली, भोजपुरी, खैर मैथिली तो अब अलग हो गई है, तो मैथिली नहीं, फिर भी। और राजस्थानी हिंदी है, जो उसमें मारवाड़ी और दो भाषाएं और हैं, ढूंढाड़ी और जयपुरी, 3 उसमें उपभाषा बोली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, राष्ट्रपति जी के आदेश के माध्यम से। और संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? तो 14 सितंबर 1950 को हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित हुई। यदि तुम आते तो मैं जाता, वाक्य का काल निर्धारित कीजिए। इसमें हेतुमद भूत है। जब इसमें कोई कंडीशनल होता है, जैसे इसमें कंडीशनल है, अगर तुम आते तो मैं जाता, तो हेतुमद भूत होता है उसमें। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये। निम्नलिखित में से रसवादी आचार्य कौन है? तो रसवादी आचार्य कुंतक का तो वक्रोक्ति सिद्धांत है, और आचार्य भामा अलंकारवादी हैं, और आचार्य वामन रीत संप्रदाय के हैं। तो भट्टनायक जी, जो कि रसवादी आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? उदारता काव्य गुण नहीं है। प्रसाद गुण और ममता और सुकुमार, ये काव्य गुण होते हैं। और इसमें ओज भी गुण होता है, काव्य गुण। और चित्र तुरंगनास किसकी रचना है? तो चित्र तुरंगनास, ये जो है चित्र तुरंगन दाब है, तो ये थर्ड ऑप्शन भट्ट लोल्लट जी की रचना है। और यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन, जो कि आचार्य शंकुक हैं, उनका रस से मतलब उनका संबंध रस विवेचन से है। भट्टनायक जी का ब्रह्मानंद सहोदर, इन्होंने रस को कहा था। और अभिनव गुप्त जी वैज्ञानिक
व्याख्या के लिए फेमस है। और 36वां क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अनुकरण का अनुकरण है, यह किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है और अरस्तु अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं। और फिर देखते हैं 37वां क्वेश्चन, साहित्य सृष्टि के लिए सभ्यता, भाषा, साहित्यकार के मस्तिष्क की प्रौढ़ता अनिवार्य है, ये इलियट ने कहा था। और इनका वस्तुनिष्ठ समीकरण इनका सिद्धांत है, और भी सिद्धांत है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और सिद्धांत इनका, हिंदी के आधुनिक काल के किस युग की कविता में स्वच्छंदतावादी कल्पना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? हिंदी के आधुनिक काल के किस युग की कविता में स्वच्छंदतावादी कल्पना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? छायावादी युग में दिया गया है, और छायावादी में प्रसाद, पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा मुख्य कवि थे। और 39वां क्वेश्चन, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और ये कविता क्या है निबंध से उद्धृत है। 40वां क्वेश्चन, द रिपब्लिक कृत है, ये तो हो ही चुका है, प्लेटो की रचना है द रिपब्लिक। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं, काव्य निर्णय के रचनाकार जो है भिखारीदास हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि काव्य प्रकाश और काव्य विवेक, इसके रचनाकार चिंतामणि जी हैं। लक्षणा की परिभाषा है मुखार्थ बाधित होने पर उससे संबंधित अन्यार्थ आरोपित करना। जैसे लक्षणा, जब हम कुछ बात बोलते हैं उसका दूसरा अर्थ होता है वो लक्षणा होता है, और जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो अभिधा होती है। उदात्त के विषय में किसकी रचना है? ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है उदात्त के विषय में। ये लोनजाइनस के उदात्तता सिद्धांत से प्रेरित है। आदेशजो ही वेशस्तु न शोभायाम जन्यस्यति मेखला राशि बंधे तु भाष्य से दुख पजे जयते। भरत का यह कथन किससे संबंधित है, किस परिप्रेक्ष्य में है? तो ये रस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? प्रतीयमान, पहला ऑप्शन, प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, गुणीभूत व्यंग्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। चौथा ऑप्शन, चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ होता है। इनमें से कौन सा भाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो रोमांचन भाव के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि स्वेद, ग्लानि, आंसू ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। बांधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ था हीरो से, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूप का संयोक्ति अलंकार है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का एक प्रकार है, रूप का संयोक्ति। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, ये पूरा इसकी कविता ये है। तो ये विप्रलम्भ अलंकार है इसमें, और ये सूरदास जी की कविता है जो कि भ्रमर गीत से ली गई है, और इसे भ्रमर गीत सार में उद्धृत रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया है। शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, में कौन सा छंद है? तो इसमें मत गयंद छंद सवैया है। इसमें विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार्क्सवादी नहीं हैं। मनोह उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें भाव से ये स्पष्ट हो रहा है। और 52वां क्वेश्चन है, सहज भाषा का प्रश्न निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है सहज भाषा के प्रश्न, ये ललित निबंधकार हैं। और कौन सा कथन असत्य है? कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है, कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है, कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती है। चौथा ऑप्शन सही है, कल्पना की सामग्री बिंब रूप में मस्तिष्क में संचित होती है। और 55वां क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? ये प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार है। निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग के नहीं है। ये दो युग के संक्रमण काल, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच के थे, कुछ ऐसे ही होगा इसमें। निम्नांकित में से कौन सा मनोविश्लेषण प्रधान काव्य नहीं है? तो सुदर्शन कथाकार नहीं है, तो सुदर्शन जी मनोविश्लेषण के नहीं है। और इनकी एक कहानी है हार की जीत, अगर आप लोगों ने
प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, बाबा भारती की कहानी, तो इन्हीं की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो कौशल्या वैशंतरी ने लिखी है दलित। और 60वां क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकता का पदबंध का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये ल्योतार ने किया था। यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ल्योतार है। और उत्तर संरचनावाद ने अधिक बल दिया स्त्री पाठ पर। ठेले पर हिमालय निबंध किसने लिखा है? ये तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, आप सब लोगों में से अधिक लोग जानते होंगे ये बात। कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ये वाणी के डिक्टेटर हैं और भाषा के बादशाह हैं, तो ये वाणी के डिक्टेटर, सेकंड ऑप्शन सही है। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर जब प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवस, हरिवंश की एक कविता है, दिवसावसान समीप था मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परी सुंदरी सी धीरे धीरे, उसमें भी मानवीकरण अलंकार है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सा नाम दिया है, मिश्र बंधु ने कौन, व शिव सिंह संगर ने कौन सा नाम दिया है। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के लेखकों और कवियों को कालक्रमानुसार सर्वप्रथम वर्गीकृत किया है? गार सदातासी जी ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था। इनकी जो ऐतिहासिक पुस्तक है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द हिंदी भाषा का है। और 68वां 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस कृति का प्रकाशन हुआ? सेकंड ऑप्शन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ये नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। इतना बड़ा पूरा इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ही लिख दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का नाम बीजोपन काल किसने किया रखा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल नाम रखा। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल ही कहा था। मिश्र बंधु जी ने प्रारंभिक काल कहा था। और उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर पंडित हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? इसमें 69 सर्ग हैं। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, यह पंक्ति किस काव्य कृति की है? उर्वशी की है, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया था सूफियों ने, उन्होंने अवधि का प्रयोग किया था। रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? कुलपति मिश्र रस रहस्य के रचयिता है। निम्न में से असंगत अनुक्रम कौन सा है? तो तार सप्तक आज्ञेय द्वारा प्रकाशित की गई थी, लेकिन ये 1943 में प्रकाशित की गई थी, बाकी और सभी गलत हैं। बकरी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस का लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी तमस के लेखक हैं। निम्नांकित में से असंगत अनुक्रम कौन सा है? मध्वाचार गौड़ीय संप्रदाय, ये असंगत है, बाकी सब सही है। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत में था। कबीर का जन्म 1455 में माना जाता है। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? सगुणोपासना। संत काव्य की सगुणोपासना नहीं, निर्गुणोपासना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल मन बुद्धि मन चिन्हा, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये इसकी पूरी कविता है, ये पद्मावत की है, जयसी द्वारा लिखी गई थी और ये अन्नोक्ति है। स्वयंभू के राम कथा पर आधारित काव्य का नाम क्या है? पौमचर्यो नाम है। श्री कृष्ण लीलाओं का हिंदी कवियों ने जो वर्णन किया उसका उपजीव ग्रंथ है श्रीमद् भगवत पुराण है। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? सामयिक काल। 88वां क्वेश्चन, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह जी का है। इनमें से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? जिंदगी और जोक, ये मोहन राकेश की कहानी है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? लज्जा और ग्लानि, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, बाकी सब अध्यापक पूर्ण सिंह जी का ही है। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक विशस्य विषमोधम था।
कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं? मदन वात्स्यायन जी तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, शायद ये चौथे सप्तक के हैं, देख लीजिएगा एक बार। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करती है वो किस वर्ग में है? जटिल बिंब। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन है, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? फैंटेसी। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? लीलाधर जगूड़ी। निम्न में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी, जो किताब तहरीर सिकंदर जी की रचना है, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सॉरी। इनमें से किस लेखक ने शरतचंद्र की जीवनी लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने शरतचंद्र जी की जीवनी लिखी है। 98वां क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं है। गणानंद जी की पंक्ति है और इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। 99वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो ये 1775 से 1900 ईस्वी तक मानी है। रणित श्रृंग घटावली झीरत दान मधुनीर में बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? पावस ऋतु का। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर और आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हिंदी लिटरेचर का लाभ मिल सके और वो पीजी में अच्छा स्कोर कर सके। और एक बार फिर से सूचना देना चाहूँगा कि जो JNU है वो पार्ट ये जो रीजनिंग मैथ के हैं उसके मार्क्स ऐड करके मेरिट नहीं बनाएगा, वो केवल डोमेन सब्जेक्ट का ही बनाएगा, यानी कि 75 पार्ट बी के 75 क्वेश्चंस के। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।